आइए दिल्ली रीजन के पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। मार्किंग स्कीम के साथ एक एक क्वेश्चंस का मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे हाथ में है सेट 1। सो इसी वीडियो के अंदर सेट 1, फिर देन सेकंड वीडियो में सेट 2, सेट 3, इस तरीके से आप लोग को पेपर पूरा सॉल्व मिल जाएगा। सेट 1, सेट 2, सेट 3 के हिसाब से भी आप पेपर को मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं सेट 1 की बात कर रहा हूँ। सेट 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, मैं फटाफट से पेपर निकाल लेना और आप मैच कर लेना। तो सेट 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था आप लोगों का, मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ, वो था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो था आप लोगों का, वो था आप लोग का आंसर नंबर सी। और वाला जो था उसका, और वाले का आंसर था आप लोग का क्वेश्चन नंबर का डी। ठीक है, उसके बाद जब चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग का थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर था वो था आप लोग का डी। ठीक है, यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप था। क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में था जो पहले वाला पार्ट था उसमें राइटवर्ड शिफ्ट होगा आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 4 का राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर इंक्रीज भी लिख सकते थे आप लोग। और जो और वाला क्वेश्चन था, और वाले का आंसर था लेफ्ट वर्ड या फिर आप लोग डिक्रीज कह सकते थे। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे। अब थोड़ा डेप्थ में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो था, क्वेश्चन नंबर 5 में जो फर्स्ट स्टेटमेंट था ये आप लोग का था पॉजिटिव स्टेटमेंट। और पॉजिटिव स्टेटमेंट आप लोगों को लिखने के बाद इसमें रीजन देना था। रीजन में कुछ भी दे सकते थे कि एक्चुअल फैक्ट के साथ डील कर सकता है या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को आप डिफाइन कर सकते थे यहाँ पर। तो एक एक नंबर के पार्ट से एक नंबर आपका इस तरीके से था। और सेकेंड जो स्टेटमेंट था वो था आप लोग का नॉर्मेटिव। तो नॉर्मेटिव में क्या करना था आप लोगों को, केवल यहाँ पर डिफाइन करना था रीजन के तहत में। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग को नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में डिफरेंस आया था। तो एक एक आप डिफाइन करते हो और एक एक एग्जांपल लिखते हो, तो इसमें पूरा 3 मिलेगा। या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। क्वेश्चन नंबर 7 जो था आप लोग को, इसमें शेड्यूल मस्ट था क्योंकि शेड्यूल को आपको बनाना बहुत ज़रूरी था। तो शेड्यूल में आप लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी ले लेते हैं और यहाँ पर आप लोग TU एंड देन MU। तो अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते थे, 1 2 3 4 5 MU 8, पहला आप MU डैश लेके चलते 8 6 4 2 0 -2 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से बना सकते थे। बाकी ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत थी नहीं आपको इसके अंदर। और इसका जो और वाला क्वेश्चन था ये MRS था। तो सेम MRS का अगर आप शेड्यूल बनाकर चलते, तो MRS का शेड्यूल अगर आप बना के चलते हो तो यहाँ पर क्वांटिटी ले लेते 1 2 3 4 और गुड X ले लेते और गुड Y ले लेते। तो यहाँ पर गुड X 1 2 3 4 और गुड Y 10 7 5 4। और यहाँ पर क्या निकाल लेते आप लोग, MRS निकाल लेते। तो डैश 3 2 1 इस तरीके से निकाल लेते और इसका शेप बनाकर दिखा देते। तो यहाँ पर शेड्यूल 2 नंबर कंटेंट करता था। शेड्यूल अगर आपने नहीं बनाया है तो आपके 2 नंबर जाएंगे और रिलेशनशिप के केवल 1 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो था आप लोग का कोस्ट शेड्यूल कर्व था। ठीक है, तो आपको कोस्ट शेड्यूल बनाना था इसके अंदर, तो मैं आप लोग को उसका ऑथेंटिकेटेड आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो कोस्ट शेड्यूल आप लोग मैच कर लेना। ठीक है, सो एक काम करने इधर करप करना। ठीक है, मैं इधर करप कर देगा। तो कोस्ट शेड्यूल क्वेश्चन नंबर 8 में बताता हूँ आपको। तो क्वांटिटी थी इसमें 0 1 2 3 4 और टोटल कॉस्ट आएगी आप लोग की 200 300 390 440 एंड देन 490। TVC आप लोग का निकलता, मैच कर लेना आंसर आप लोग, 0 100 180 240 एंड 290। और AVC निकलता आप लोग का डैश 100 90 80 72.5 एंड TFC 200। वैसे अगर आप लोगों ने इसको नहीं भी दिखाया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, 200। वैसे मार्क्स कैसे मिलते हैं, जितने भी आपके फिलअप ठीक होंगे उसके आपको आधे आधे नंबर मिलेंगे। यानी कि टोटल 8 फिलअप थे और आधे आधे नंबर का था पूरा का पूरा। तो ये हमारे यहाँ तक चले। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, जिसमें आप लोगों से इसने पूछा था कि ये जो ऊपर वाली सिचुएशन होती है, कल आपने वीडियो डाली थी बताया था, ये वाली सिचुएशन, ये आपका होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बताया था आप लोग, एक तो बफर स्टॉक करते हैं हम लोग और एक मिनिमम वेजेस लेजिस्लेशन में ये लोग काम आता है। तो इसमें दोनों पॉइंट्स को आप एलोबरेट करते हैं, तो 1 नंबर इसका हो गया और 2 नंबर यहाँ पर बफर स्टॉक और 2 पॉइंट के आपको पूरे मिल जाते हैं। वैसे ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई पुटअप करते हैं आप दोनों को। 1700 माइनस का 2P बराबर 1300 प्लस 3P। यूट्यूब पर जितने भी इकोनॉमिक्स के टीचर हैं वो सारे पता नहीं सॉल्यूशन डालने से डरते क्यों हैं, लगता है उन्हें डर लगता है। खैर जो भी है, 1300 इक्वल्स टू 3P प्लस का 2P। तो यहाँ पर आपका आ गया 400 इक्वल्स टू 5P और P की वैल्यू आ गई आपकी 80 एंड P की वैल्यू को आप यहाँ पर कहीं पर भी पुट कर लेते तो आपका Q निकल के आ जाता। वो आता आपका 1700 माइनस का 2 इंटू में 80 यानी कि 1700 माइनस का 160 यानी कि आपका 1540। ठीक है, 1600 1700 डन। तो ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकल के आती है। तो यहाँ पर 1.5 नंबर और 1.5 नंबर इसका था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 आपने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस को डिफाइन करना था। जो न्यूमेरिकल था आप लोग का, इधर करप कर देना एक बार, ठीक है। जो न्यूमेरिकल था आप लोग का, तो न्यूमेरिकल काफ़ी आसान था डिवीजन का। तो बी पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज में 40% आ जाता है आप लोग का, आगे इलास्टिसिटी डिमांड में माइनस का साइन लगता है, उसके बाद आपका 120 माइनस का 150 और डिवाइडेड बाय 150 इंटू में 100। तो यहाँ से क्या आता है माइनस का 20% डिवाइड बाय 40% माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल होता है, यहाँ पर 0.5 आंसर आ जाता। ये सारे सेटों का क्वेश्चन सेम ही था, इस बात को दिमाग में बिठा के चलिएगा। तो फॉर्मूला लिखने का भी यहाँ पर ध्यान रखना कि 1.5 नंबर था, फॉर्मूला लिखने का 1.5 नंबर था और आधा 1 नंबर इस टाइप का था और आधा नंबर सॉल्व करने का था। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 यार बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, लॉ ऑफ वेल प्रपोर्शन को ही उसने जो सेकेंड स्टेज थी वो पूछी। सेट 3 में, सेट 1 में अलग अलग तरीके से पूछा। तो सेट 1 और 2 में तो सेम ही क्वेश्चन था, सेट 3 में भी नहीं, सब में दिल्ली वाले रीजन में सब में क्वेश्चन सेम था। आउटसाइड दिल्ली वाले क्वेश्चन में IRF पूछा था सेट नंबर 4 में, ठीक है, जो 56 डिवाइड बाय 58 डिवाइड बाय 4 वाला पेपर था। तो इसमें आप लोग को केवल DRF को पूरा का पूरा डिफाइन करना था। कई बच्चे बोलते हैं कि डायग्राम नहीं बनाया है तो इससे मार्क्स कटते हैं कि नहीं कटते, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। DRF को पूरा डिफाइन करना था अच्छे से कि TP इंक्रीजिंग विद डिमिनिशिंग रेट, ठीक है, और इट रीचेस टू मैक्सिमम पॉइंट। एंड MP क्या होता है, डिक्लाइनिंग होता है बट पॉजिटिव होता है। और इसमें ना 2 फैक्टर थे, तो 2 फैक्टर जो भी रेलिवेंट फैक्टर होते हैं, अगर आपने रेलिवेंट फैक्टर लिखे होंगे तो भी नंबर आपको पूरे यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर फिक्स फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, लेबर का डिवीजन प्रॉपर होता है, ठीक है। तो कोई भी 2 रीजन आपको लिखता। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग को फीचर एक्सप्लेन करना था। पहला वाला मोनोपोलिस्टिक का, सेकंड वाला बहुत ही आसान था, ऑप्शन वाला परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक। तो जो नंबर ऑफ सेलर थे परफेक्ट कंपटीशन में भी लार्ज होते हैं, मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज होते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट एक में होमोजीनियस था, एक में डिफरेंशिएट था। सेलिंग कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन में एब्सेंस होता है, मोनोपोलिस्टिक में थोड़ी बहुत होती है। बस ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था अटेम्प्ट करने के हिसाब से। सो माइक्रो ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल था, आसान नहीं था, कॉन्सेप्चुअल था, पेपर आराम से आप कर सकते थे। और फ्लो कॉन्सेप्ट्स आपको पूछा था क्वेश्चन नंबर 13 में, तो फ्लो कॉन्सेप्ट में आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आराम से लिख सकते थे, ठीक है, इसको कर देते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में डिफाइन टैक्स को डिफाइन करता है। तो टैक्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है जनरल पब्लिक के ऊपर, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका MCQ था, तो मैं उसका आंसर बताता हूँ। ये क्वेश्चन MCQ लगभग सारे सेट के अंदर सेम थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका, उसका आंसर आप लोग का क्या कहा था, इनकम जो था 500 से, उधर का भी कर रहा, इनकम जो था यहाँ पर 5000 से कितना हो गया था आप लोग का 6000 हो गया था। यानी कि यहाँ से डेल्टा वाई कितने निकाल लेते हैं 1000, और C जो था आप लोग का 4000 से C1 कितना हो गया था 4600। तो यहाँ से डेल्टा C आ जाता है आपका 600। वैसे जरूरत नहीं है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा C होता है, सॉरी डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है MPC, ठीक है। तो यहाँ से कितना आंसर 0.6, ठीक है, यानी कि D ऑप्शन था इसका। क्वेश्चन नंबर 15 का D पार्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 की। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या था, सिंपल से आप डिफाइन कर सकते थे कि PD क्या होता है FD माइनस IP, या तो ऐसे डिफाइन कर लेते हैं आप इसको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को। और जो और पार्ट था आप लोग का FD पूछा, तो FD क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सेप्ट बोरोइंग, ठीक है। तो ऐसे करके डिफाइन जो भी क्या होगा अपने बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 17 GDP डिफ्लेटर वाला था और डबल काउंटिंग प्रॉब्लम थी। तो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को आपने डिफाइन किया, और उसमें जो सेकंड पॉइंट, क्योंकि डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को 3 नंबर का क्वेश्चन, तो डिफाइन करने का 1 नंबर, और जो 2 अप्रोच है उसमें क्या करना था कि केवल हम लोग फाइनल वैल्यू आउटपुट को लेते हैं और हम लोग इसमें वैल्यू एडिशन मेथड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन था कि GDP इंडिकेशन जो होता है वेलफेयर ऑफ अ कंट्री, इसमें आप 4 पॉइंट थे आपके पास। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP था आप लोग के पास, कंपोजिशन ऑफ GDP था, उसके बाद प्राइस इंडेक्स आ जाता है आप लोग के पास, उसके बाद नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन आते हैं। तो आपको ये 4 पॉइंट एक्सप्लेन करने थे। क्वेश्चन नंबर 18 भी आप लोग का हर सेट में लगभग सेम था, जहाँ पर MPC दे रखा था आप लोगों को 0.2, तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 5, और डेल्टा आई था आपका 500 करोड़। तो आपको पता है K इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है, तो यहाँ से K इक्वल्स टू 5, डेल्टा वाई आपको पता नहीं था, डेल्टा आई था 500, तो यहाँ पर कितना आ गया आप लोग का डेल्टा वाई 2500, ठीक है। तो यहाँ पर आपको K निकालने का 1 नंबर था और इसका निकालने का 2 नंबर था फॉर्मूले के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 बजट का था, बजट का ऑब्जेक्टिव नहीं आए, तो इसमें से बजट के स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स को आप डिफाइन करते हुए एक एक का एग्जांपल दे देते और आपको यहाँ पर पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो था आप लोग का एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग पूछा था, और एग्रीगेट डिमांड के 2 कंपोनेंट, तो C प्लस I यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को डिफाइन कर देते, तो आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर इसी का 20 का, और वो था आप लोग का यहाँ पर ही एग्रीगेट डिमांड दे रखा था, और ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व थी,
और यहाँ पर ये था AD, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को पता है ये जो चीज़ होती है वो इन्फ्लेशनरी गैप कहलाती है। अब इन्फ्लेशनरी गैप को 2 फिजिकल मेजर, तो फिजिकल मेजर में आपके क्या क्या होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, बोरिंग्स होता है, टैक्सेस होता है और डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है। तो इनमें से किसी भी 2 को पकड़ लेते हैं और एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। ये था आप लोग का। अब 21 क्वेश्चन आप लोग को पता है कि रट्टा क्वेश्चन था बिल्कुल। यहाँ पर एक पहले में पूछा था कि AD ज़्यादा होगा AS से तो क्या होगा, और एक आप लोगों से पूछा था एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट आर लेसर देन एक्स एंटे सेविंग, ठीक है। यानी कि एक्स ये वाली जी सिचुएशन थी, ठीक है। तो एक ये वाली सिचुएशन, तो सेविंग ज़्यादा होगी और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, तो इसमें आपने थोड़ा सा भी एलिब्रेट किया होगा तो आपको रेलिवेंट आंसर्स के मार्क्स मिलते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 22 सपना तोड़ने वाला क्वेश्चन है, जो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 के लिए सोचकर चल रहे थे, क्योंकि 22 के ऑप्शन वाले पार्ट में ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा था, बच्चे इसको थोड़ा मिसअंडरस्टूड करके क्वेश्चन को। एक तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड में, ठीक है, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है क्वेश्चन को। ट्रेड सरप्लस क्या होता है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में यानी कि जब विजिबल गुड्स का एक्सपोर्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, इंपोर्ट से, तो सिंपल लिखना था। करंट अकाउंट में सरप्लस कब होता है, तो जब डेबिट साइड ज़्यादा होगा क्रेडिट साइड से, ठीक है। सॉरी, या फिर आप ऐसे लिखते हैं कि उसमें जितना भी हमारे पास रिसिप्ट्स होती है, रिसिप्ट्स ज़्यादा होती है किससे, पेमेंट से, तो सिंपल ये लिख लेते हैं आप लोग आंसर। अब ये जो क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन रुपी प्लंग टू ऑल टाइम लो ऑफ 74.48 अगेंस्ट द US डॉलर, तो US डॉलर के कंपैरिजन जो इंडियन करेंसी है वो मजबूत हो गई है, तो वो क्या होता है, एप्रिसिएशन। और एप्रिसिएशन तो एक पॉइंट क्या हो गया इसका, एप्रिसिएशन। और सेकंड पूछा था इंपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है इसका, तो इंपोर्ट क्या होती है, इससे बढ़ जाती है। ये था आपका क्वेश्चन, सबसे जेन्युइन क्वेश्चन मुझे इस पेपर के अंदर जो लगा, जो कि आपको बताया भी था कि डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन में से क्वेश्चन पूछेगा भी। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि इस पेपर के अंदर फिजिकल पॉलिसी भी पूछ ली आप लोगों से और मॉनेटरी पॉलिसी भी पूछ ली। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोगों से M1 पूछा था, तो M1 के कंपोनेंट में C प्लस DD प्लस OD आ जाता, तो C के अंदर आप लोग का एक करेंसी आ जाती है और एक पेपर नोट आता है, ये एलिब्रेट कर लेते हैं आप लोग। और यहाँ पर पूछा था कि जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, तो RBI की कई सारी मॉनेटरी पॉलिसी थे, तो क्वांटिटिव और क्वालिटी में से कोई से भी एक चूज कर सकते थे आप लोग, ठीक है, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव में से। तो CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, किसी को भी यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते थे। और जो ऑप्शन में क्वेश्चन आया था भैया, क्रेडिट क्रिएशन आया था, ठीक है, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन, तो क्रेडिट क्रिएशन तो आप सबको आता ही था 6 नंबर में। तो आपके पास यहाँ पर क्या पूछा था कि कोई टेबल बना करके, तो टेबल आप लोग बनाकर इसको एक्सप्लेन आराम से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 24 नेशनल इनकम का क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, सारे सेटों में क्वेश्चन सेम था। तो मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी घुमाया हुआ था कि वहाँ पर आप लोग को ना NNPFC दे रखा था, तो सबसे पहले NNPFC दे रखा था 71,000। तो आप यहाँ पर क्या करते, सबसे पहले NNPFC से अगर इनकम मेथड यूज़ करते हैं तो क्या निकाल लेते हैं, NDPFC निकाल लेते हैं, यानी डोमेस्टिक इनकम। ये कितनी आ रही थी आप लोग की NDPFC, ये आ गई थी आपकी 70,000, ठीक है, मैं अगर इसकी बात करूँ तो। और उसके बाद हमारे पास NDPFC कितना आ गया, 70,000, सॉरी NDPFC हमारे पास आया था 70,000, एग्जैक्ट राइट। और उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर NDPFC पूरा मेथड यूज़ करते, और हमारे पास यहाँ पर जो मिक्स्ड इनकम, यानी कि मिक्स्ड इनकम जो आ रही है वो आ रही है 25,000, यानी कि 1 नंबर 3 नंबर की मार्किंग, तो 1 नंबर इसका और 2 नंबर इसके थे पूरे के पूरे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप से करने, क्योंकि एग्जामिनर ना नेशनल इनकम में जो स्कूल के टीचर्स तो ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होते हैं, तो वो डायरेक्टली फाइनल मार्क्स को अवॉइड करते हैं, मेरा मानना ये है, क्योंकि टीचर्स में थोड़ा सा शॉर्टेज है, आपको भी पता है नेशनल इनकम के अंदर, ठीक है, पता नहीं क्यों। और सेकंड पार्ट में आप NNPFC से क्या निकाल लेते, GDP-MP, तो GDP-MP कितना आ रहा था आप लोग का, 75,000, ठीक है, और GDP-MP 75,000 आ रहा था। तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल लेते हैं, आप लोग का यहाँ पर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना था, तो वो कितना आता 20,000, यानी कि सेम यहाँ पर भी 1 नंबर इसका मिलता और 2 नंबर इसका मिलता। सो आई होप सो आप लोगों को पेपर पसंद आया होगा। और सेट 1, सेट 2, सेट 3 के क्वेश्चन सारे सेम थे लगभग, MCQ और न्यूमेरिकल्स, तो एंजॉय किया होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए।